नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तीसरा अवसर है जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं, इससे पहले करीब पूरे अमेरिका में 2300 रैलियां निकाली गई थी। इस बार 2600 रैलियां बताई जा रही हैं और जो इस समय सड़कों पर या इससे कुछ समय पहले सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे थे, उनकी तादाद करीब 70 लाख के आसपास दिखाई दी है। जो लोगों का प्रदर्शन है वो उसका एक संवेद स्वर है, राजा नहीं चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो रिपब्लिकन के रूल्ड स्टेट हैं वहां भी बड़ी भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्यों हो रहा है ये, जरा जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावे करते रहे हैं कि मैंने 6 लड़ाइयां रुकवा दी, 7 रुकवा दी, अभी गाजा में कहा कि 8 रुकवा दी। अभी और एक दावा करने वाले हैं रूस और यूक्रेन का 9 हो जाएंगी, शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा था उसको भी गिन लें। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी राष्ट्रपति ने इस तरह की मुहिम चलाई हो कि साहब इनको तो हर हाल में पीस का नोबेल मिलना ही चाहिए। ये व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, एक मुहिम चलाए हुए थे, नहीं मिली। वो वेनेजुएला में नेता, विपक्ष के नेता को मिल गई। लेकिन ये पब्लिक इस समय सड़कों पर क्यों है? अभी तो इनको पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। 20 जनवरी को जाकर के 1 साल होगा। पर डोनाल्ड ट्रंप केवल अमेरिका में ही अलोकप्रिय नहीं हुए हैं, शटडाउन चल रहा है। इसका भी 14वां 15वां दिन है। उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। डेमोक्रेट्स को मना नहीं पा रहे हैं और चीन से अलग मोर्चा खोले हुए हैं, रूस से अलग, भारत से अलग, ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ तो गुत्थम गुत्थाई हो रही है एक तरीके से। तो मेरे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन आप उनको देखते रहते हैं, उनके अपने चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पर भी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ रहे हैं, अमेरिका से ही जुड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, दिवाली की शुभकामनाएं और थैंक बहुत यू फॉर बहुत इनवाइटिंग। अभिनंदन, बहुत अभिनंदन आपका। तो साहब, हो क्या रहा है? इतने लोग सड़कों पर क्यों आ गए हैं, थोड़ा समझाइए। ये जो नाम यूज किया गया है, नो किंग्स प्रोटेस्ट, आपको अगर याद होगा भारत अमेरिका का इतिहास कि अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अगेंस्ट किंग जेम्स के विरुद्ध इंडिपेंडेंस लिया था सेटलर्स ने किंग जेम्स के विरुद्ध लिया था। तो आज जो ट्रम्प को लिटरली वो बोल रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, ये बोल रहे हैं, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट का नाम है नो किंग्स। और ये डेमोक्रेट प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेट्स ने फंड किया है। और इसमें क्योंकि इसके जो स्पीकर्स हैं वो है मेहदी हसन, फिर आपके बर्नी सैंडर्स और अदर जो लोग हैं वो बिहाइंड द सीन्स हैं, सबके नाम पब्लिकली नहीं हुए हैं, इंक्लूडिंग हकीम जेफरीज का भी नाम पब्लिकली नहीं आया है, बट इन दोनों का नाम बड़ा प्रोमिनेंटली आया है, जिसको मीडिया आउटलेट्स ने उठाया है। तो इससे प्योरली पॉलिटिकल अरेंजमेंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के। अब यस, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी जी, नहीं, कंटिन्यू रखिए। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट का जो सीन है, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, इट्स नॉट इवन जो सिर्फ ब्लू स्टेट्स में भी नहीं है। ब्लू जो कलर है वो डेमोक्रेट से एसोसिएट किया जाता है और रेड जो है रिपब्लिकन से एसोसिएट किया जाता है। तो सिर्फ ब्लू स्टेट्स में ही नहीं है, ये रेड स्टेट्स में भी है। और अमेरिका में अगर आप देखेंगे कि 35
35% पॉपुलेशन हिस्पैनिक है, 30 से 35% पॉपुलेशन हिस्पैनिक है, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से। लोगों को अरेस्ट किया गया, फेंक दिया गया, और कुछ लोगों को तो एलिगेटर अल्काट्राज में भी डाला गया, जो फ्लोरिडा में बनाया गया। तो ये और जगह जगह आइस की रेड्स हो रही हैं, और आपको शायद पता हो कि नेटिव अमेरिकन को भी निकाल दिया गया, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं। वो इनके सेटलर्स के आने से पहले भी थे, तो उनको भी निकाल दिया गया, और उनको बोला गया कि आपको सिटीजनशिप वापस लेनी पड़ेगी, यहाँ तक बोला गया। तो ये कंबाइंड आप देखेंगे कि सपोर्ट है इसको दोनों पार्टीज। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका में बाई पार्टीजन रूल नहीं है, इट्स ए यूनि पार्टी, क्योंकि कभी ये लोग किंग्स के सपोर्ट में बोलते हैं और कभी अपोजिट में बोलते हैं। और एक बात और भी अच्छी, एक बात आपको ध्यान देने की है कि अमेरिका का इतिहास ऐसा है कि कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट एक पुरानी लड़ाई रही है। कैथोलिक्स हैं जो स्पेनिश, डच, फ्रेंच और जर्मन, जर्मैनिक ये सब भाषाएं बोलते हैं, और प्रोटेस्टेंट मतलब जो इंग्लिश है, एंग्लो सैक्सन्स हैं, और कुछ हद तक बेल्जियम, नॉर्वे, कुछ हद तक बेल्जियम, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, इधर में भी कुछ प्रोटेस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई रही है हमेशा, और कुछ चर्चेस जर्मनी के भी हैं जो प्रोटेस्टेंट है। तो अगर आप इसमें मेजोरिटी ऑफ लीडरशिप देखते हैं, सारी कैथोलिक है इस प्रोटेस्ट में। इनको पोप का भी संरक्षण प्राप्त है थोड़ा सा। तो इससे आपको अमेरिका का डिवाइड भी पता लग जाता है, एंड आपको ये भी पता लगता है कि किस तरह पॉलिटिक्स खेली जाती है प्योरली फ्रॉम ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, और बाद में वो बन जाती है वोट्स में। दिस गोइंग ऑन, चर्चेस भी बहुत इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, ये बताइए, डेमोक्रेट के साथ एकदम पाला खींच करके लड़ रहे हैं। मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इन्होंने व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद एकमात्र पूर्व राष्ट्रपति का तस्वीर अगर हटाया तो वो जो बाइडेन है, बाकी सबके हैं। और इस समय जो क्राइसिस है शटडाउन का, उसमें भी जिस तरीके से डेमोक्रेट ने कई प्रयास कर चुके हैं ये उसको बिल को पारित कराने के लिए, लेकिन वो सहयोग करने को तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि अमेरिका की सेहत के लिए ठीक है? कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है अमेरिका इस समय। एक्चुअली ट्रम्प ने नेगोशिएट करने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने जो हेल्थ केयर के ऊपर ये पूरा गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके सभी वोटर बेसिस को हेल्थ केयर मिले, इंक्लूडिंग इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब जो कि कैथोलिक कंट्रीज से आए थे, और पोप और बहुत सारे चर्चेस के नॉन प्रॉफिट्स होते हैं, उन्होंने उनको हेल्प किया। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप इसको देखें कि ये ट्रम्प के एजेंडा के अनुसार है शटडाउन, इसलिए उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे गवर्नमेंट छोटी हो, एक्सपेंडिचर्स कम हो, और जो भी सेंचुरी सिटीज में वहाँ पे फंडिंग, फेडरल फंडिंग नहीं दी जाए। तो ये एक तरीके, और प्लान पेरेंटहुड जो कि डेमोक्रेट स्टेट्स में चलता है ज़्यादातर, उसको फंडिंग नहीं दी जाए। तो ओवरऑल पॉलिटिकली ये जो शटडाउन है उसने ट्रम्प को हेल्प किया एक्चुअली। लेकिन अगर उसका आप लार्जर रेमिफिकेशन देखें, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है सारा, हेल्थ केयर के ऊपर ही हो रहा है। वन ऑफ द इश्यूज, मेजर इश्यूज हेल्थ केयर। और तो पॉलिटिकली रिपब्लिकन्स हैव स्टूड देयर ग्राउंड, और डेमोक्रेट्स हैव लॉस्ट देयर ग्राउंड। डेमोक्रेट्स को लगा था कि ये तुरंत मान जाएंगे और नेगोशिएट करने पे आएंगे। ट्रम्प की टीम ने नेगोशिएट ही नहीं किया, और जितना भी सैलरीज का है, फेडरल एम्प्लॉयज की सैलरीज का है, मतलब जिसमें यूएस डिफेंस आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, उसकी सारी सैलरीज वो सब जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से, पेंटागन के बजट से जा रही है। तो इसका लॉन्गर रेमिफिकेशन ये हो सकता है कि पेंटागन के कुछ प्रोजेक्ट्स को पीछे कर दिया जाए लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इनके मागा क्राउड के एजेंडा को ग्रोथ है इसमें, तो इसलिए ये शटडाउन को होने दिया गया। इसमें ट्रम्प ने बज नहीं किया और डेमोक्रेट्स ने बज नहीं किया। तो ये प्लान शटडाउन आप बोल सकते हैं एक तरीके से, कि अमेरिकन इकोनॉमी जा रही है तो कहीं ना कहीं उनको खर्चे काटने हैं। तो दिस हाउ इट हैपेंड फ्रॉम बोथ साइड्स। इनके पहले कार्यकाल में जो इनके एनएसए थे बोल्टन, उनके यहाँ छापे पड़वाना
18 चार्जिंग फ्रेम करना उनके ऊपर और उनके सिर पर तलवार लटका देना, ये सब क्या शो करता है? एलन मस्क के साथ इन्होंने क्या किया, बोल्टन के साथ क्या कर रहे हैं, ये सब चल क्या रहा है? बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लेकर आए बोल्टन का। देखिए बोल्टन का डबल, अभी तो वो तुरंत ही अमेरिका के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन बोल्टन का मैं अगर न्यूट्रल स्टांस देखूं, उन्होंने सहायता करी थी रेड कराने की मारगांव उनके घर पे। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे इसको कभी हम भारत से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एकदम अलग इश्यूज है। इनको इन्हीं के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हम भारत के हिसाब से सोचेंगे तो हमको धर्म दिखाई देता है, बट इनकी तरफ से देखेंगे तो इट्स टोटली डिफरेंट। रिवेंज पॉलिटिक्स बड़ी कॉमन रही है अमेरिका के इतिहास में। आप देखेंगे निक्सन का वाटर गेट जब हुआ था, किस तरह अपोजिशन ने उसको जमीन पे लाके मार दिया था, क्योंकि यहाँ पे रिवेंज पॉलिटिक्स में जो भी पार्टी बदलती है, दे कैन गो ऑल आउट। आप देखेंगे माइक पेंस का क्या इतिहास, क्या माइक पेंस वो वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी वो उनका कोई उसमें स्टैंडिंग नहीं है, उल्टा वो अपोज भी कर रहे हैं ट्रम्प को इस समय, बाय द वे। तो माइक बोल्टन बोल्टन का था, इट वाज ए क्लासिकल केस ऑफ, मतलब उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया वो इज प्योरली बेस्ड ऑन वेंडेटा। आप देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और आपने आपका जो दूसरा पार्ट था, देखिए क्या है कि कोर आपको रीजन समझना पड़ेगा अमेरिका की पॉलिटिक्स चलती कैसे है। अमेरिका की पॉलिटिक्स प्योरली प्रोटेस्टेंट वर्सेस डेमोक्रेट, मतलब वर्सेस कैथोलिक चलती है। अमेरिका के इतिहास में दो ही कैथोलिक प्रेसिडेंट हुए हैं। एक है जो बाइडेन, जो कि मेंटली इनको इन्फर्म माना जाता था, और एक है जेफ कैनेडी जूनियर, जिनको आपको मालूम है क्या हुआ। और इनकी फोटो हटाने का एक मुख्य कारण यही था कि जो बाइडेन ने वापस वो सारी शक्तियां छोड़ दी थी स्टेट की टू प्रोसिक्यूट ट्रम्प। तो इस बार जो ट्रम्प, मैंने आपको बताया रिवेंज पॉलिटिक्स बड़ी नॉर्मल होती है यहाँ पे। वो चाहते हैं कि जो उसका जो बेस है, जो इलीगल्स हैं या फिर जो कैथोलिक चर्च से कनेक्टेड है, प्लान पेरेंटहुड और ये सब जो प्रोग्राम्स चलते हैं, उसका इनको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए। एंड द ओनली वे टू डू इट इज द वे दे वेंट बिहाइंड हिम, मतलब झूठे केसेस में फंसा कर। कुछ सच भी है केसेस, ऐसा नहीं कि सारे झूठे हैं, कुछ सच भी केसेस है, लेकिन मेजोरिटी वर फैब्रिकेटेड थ्रू द स्टेट मशीनरी। तो ये पूरा लाइक बोलते हैं ना, ग्लव्स हटा दिए, विल सी, वो शर्ट रोल्ड अप, स्लीव्स रोल्ड अप, इस तरह जा रहा है सीन। और ये वर्ष होगा, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारी चीजें होने बाकी हैं। क्योंकि अगर हेल्थ केयर हटाना है तो ओबामा केयर को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ओबामा केयर को जड़ से उखाड़ने के लिए इनको पूरी तरह से फंडिंग ड्राई अप करनी पड़ेगी। और डेमोक्रेट्स ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी बाय फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू शट डाउन। उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं ट्रम्प फॉर देयर एजेंडा। और उनको उनको कोई चिंता नहीं है कि लोकप्रियता कम होती है या नहीं होती, ही डजंट केयर, क्योंकि उनका तो फैमिली इंटरेस्ट भी बहुत सारा है दूसरे बिजनेसेस में। तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको क्या हो रहा है। बट ऑन द ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स बंद होने शुरू हो गए। तो जो रूरल एरियाज के हॉस्पिटल्स हैं वो बंद हो रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत कम है उधर, तो आई थिंक कि वहां पर इम्पैक्ट अभी तो दिखेगा नहीं, इलेक्शन में दिखेगा, मिड टर्म में। और अगर हम देखें तो इनके शासन प्रशासन में, हालांकि अमेरिका के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहाँ कानून व्यवस्था तो भगवान भरोसे है, स्कूलों में गोलियां चल जाती हैं, लोग मारे जाते हैं। ट्रंप पर भी शायद 2 अटैक हुए, एक बार गोल्फ खेलते हुए और एक बार सभा को संबोधित करते हुए। और इनके करीबी चार्ली किर्क की जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद तो बिल्कुल ये पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि अमेरिका में कोई सुरक्षित नहीं है। क्या, क्यों ये सिचुएशन बनती है और ट्रंप भी अपने करीबियों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका में केस हुआ था 1935 में, 36 में,
सुप्रीम कोर्ट वर्सेस डेड एक केस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि अगर दो व्यक्तियों में आर्म्ड संघर्ष चल रहा है, फाइटिंग चल रही है, then the police has the right to be an onlooker. They don't have to interfere. तो और जो सेकेंड अमेंडमेंट है अमेरिका का गन लॉज, गन्स रखने का, वो इसलिए किया गया था कि कभी चर्च ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ इंग्लैंड टेक्स बैक द कंट्री और रूल करता है, then the citizens have the right to organize themselves in militia and protect themselves. ये ओरिजिनल पर्पस है उस लॉ का कि कभी द गवर्नमेंट टर्म्स रोग, रोग का मतलब यही है कि वो प्रो चर्च हो जाए। अभी वही सिचुएशन आने वाली है। तो वो दैट टाइम द सिटीजंस कैन टेक अप द गन्स एंड डिफेंड देमसेल्फ। ये अमेरिका का लॉ है कि कोई भी ग्रुप अपने आप को मिलिशिया में ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन जो इस समय जो अगर आप देखें ये जो वायलेंस, गन वायलेंस जो आप देखते हैं बार बार, गन वायलेंस इज प्योरली बिकॉज ऑफ मेंटल डिजीजेस। क्योंकि कुछ सालों पहले मेंटल हॉस्पिटल्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि लोग डॉक्टर्स के पास जाएं और घर में ही अपना ट्रीटमेंट लें और दवाई खाते रहें, तो उससे फार्मास्यूटिकल सेल्स बढ़ी और दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द डेली डाइट। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लोग, जैसे हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, यहाँ पे एक गोली लोग खा लेते हैं और फिर फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछता है टुडे डिड यू टेक अ मेडिसिन, अगर कोई एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, इज वेरी कॉमन। तो इंक्रीज द फार्मा सेल्स और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को उन्होंने वैसे ही बंद कर दिया। योगा तो अब लाना शुरू किया है डॉक्टर्स की वजह से, बट अदरवाइज तो पहले तो योग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो दैट्स वाई द गन वायलेंस इज इंक्रीज्ड, क्योंकि इसमें चर्च का भी मेरे को तो ऐसा लगता है कि चर्च का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जहां भी अटैक्स हो रहे हैं आप देखेंगे एक पर्टिकुलर वर्ण का है, मैं कलरलेस बोलता हूँ, ब्लैंकोस बोलते हैं स्पेनिश, उसका है। और वहां के लोग कभी गेज को मार रहे हैं, गे पब्स में फाइटिंग देखी आपने, फिर वहां पे दूसरी जगह पे फाइटिंग देखी। अब इस बार थोड़ा उल्टा भी हुआ है कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी अटैक किया है। तो बोथ साइड्स आर गोइंग ऑन और दोनों साइड में पॉलिटिकल संरक्षण है, तो वो सारे केसेस ही गायब हो जाते हैं। जैसे आज तक किसी को पता नहीं लगा कि लास वेगस में करीब 300 लोगों को जिसने मारा था वो कौन था शूटर। होटल से शूटिंग हुई थी खिड़की से, किसी को पता नहीं लगा। चार्ली करके शूटर के बारे में किसी को पता नहीं, अब किसको पकड़ा, कौन अरेस्ट हुआ, सडनली न्यूज गायब हो गई सब कुछ। तो पूरी दुनिया एक कॉन्स्पिरेसी में चल रही है। तो दैट्स वाई किसी एक रीजन को पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल है। देयर 3-5 फैक्टर्स थे, उसमें चर्च का भी प्रोमिनेंस है उस फैक्टर में एक्चुअली लोकली। और पुलिस कैन कम बट दे विल नॉट इंटरफेयर बिकॉज लॉ है उनको। इफ दे थिंक देयर इज अ डेंजर टू देयर लाइफ दे विल नॉट इंटरफेयर अनलेस उनको पता होगा कि देयर इज अ नेशनल टेररिज्म डिक्लेयर, टेररिस्ट है, देन दे विल यूज द हैवी फोर्स। और यहाँ पे पुलिस को आप तो मालूम है, दे आर ऑलमोस्ट लाइक ए मिलिट्री, तो वही वेपन्स होते हैं उनके पास। क्या ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? कई तरह की थियरीज, कई तरह की अटकलें इनके उपराष्ट्रपति को लेकर के भी, और बहुत सारी ताकतें डीप स्टेट को लेकर के भी, इनकी नीतियों को लेकर के भी, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं अमेरिकन्स के साथ भी, अमेरिका के बाहर के देशों के साथ भी, उस सब को लेकर के तो तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं वो चल निकली हैं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। देखिए टैरिफ्स के मामले में हिल टेक ए यू टर्न, बिग टर्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन फार्मर्स आर क्राइंग। और रेयर अर्थ पे चाइनीज सैंक्शंस पे भी उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। प्लस कांग्रेशनल प्रेशर है भारत के साथ रिलेशनशिप मेंट करने का, क्योंकि भारत ने तो बहुत ही टफ डिसीजन लिए हैं, इंक्लूडिंग रिप्लेसिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। तो उस सबसे बहुत फर्क पड़ा है इंडस्ट्री पे। यहाँ पे H1B वीजास के बिना सिलिकॉन वैली चल नहीं सकती, वो भी सबको मालूम है। सो दे हैव टू टेक ए यू टर्न ऑन टैरिफ। वो आप देखेंगे सॉफ्टनिंग दिखेगा आपको थोड़े दिनों में। एज फार एज इनका कार्यकाल पूरा कंप्लीट होने की बात है, अनलेस समथिंग
मतलब कि समथिंग स्पेशल, मतलब समथिंग हैपेंस, तभी इनका कार्यकाल कट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिकॉज ये अमेरिका का कल्चर रहा है, किसी को भी 4 साल कंप्लीट करने देते हैं। बाइडेन को भी उन्होंने करने दिया पूरा, और इनका तो सेकंड टर्म है, तो इसको करने देंगे, उनको करने देंगे, अनलेस समथिंग एल्स हैपेंस, जो हम लोग को पता नहीं है। तीसरा है कि जो वॉर का जो आपने एक शुरू में जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो बताया था आपने, वेनेजुएला और ब्राजील, वो एक्चुअली अभी कोलंबिया से आज सुबह उनका मैसेज भी आया ट्रूथ सोशल पे कि कोलंबिया का प्रेसिडेंट इज अ ड्रग लॉर्ड, जबकि वो अमेरिका के द्वारा ही अपॉइंट किया प्रेसिडेंट है, पिछले टर्म वाले ने अपॉइंट किया था। सो आई थिंक इंटरनेशनल प्रेशर्स में उनको एशिया से बहुत लॉस होने वाला है, और दैट्स वाई वो उनकी गवर्नमेंट और वो काफी सॉफ्टनिंग है, क्योंकि अमेरिका का मेजर रेवेन्यूज डजंट कम फ्रॉम अमेरिका। कनाडा और मेक्सिको के साथ जो ट्रेड है वो है सिर्फ रिबाउंड, मतलब अमेरिका से प्रोडक्ट जाते हैं, वहां पे वैल्यू एडिशन होती है नहीं होती, इससे टैक्स सेविंग, नेट रेवेन्यूज नहीं है। एशिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर अमेरिकन कंपनीज। तो एशिया से अगर उनका रिलेशनशिप डिप होता है, देन अमेरिकन मतलब प्रेसिडेंट को बेंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि यूरोप से भी उनके तरह रेवेन्यूज प्रॉफिट्स नहीं जितना एशिया से। yes. अभी जो ये खेल खेल रहे थे कि चाइना को लेट डाउन करना है तो भारत के प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रख दो, गुड़ी गुड़ी सी बातें करो, कभी कोई उपकरण दे दो, कभी कुछ किसी मामले में छूट दे दो। हमने S-400 खरीदा रूस से तो हम पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया। इसी तरीके से 2018 में जब चाबहार हम लोग विकसित करना शुरू किए तो भी कोई सैंक्शन नहीं, बल्कि छूट दे दी गई प्रतिबंध से। और अब जैसे ही ये सारा कुछ हो रहा है और जिस तरीके से ये मुनीर को बार बार व्हाइट हाउस बुला करके लजीज व्यंजन परोस रहे हैं और अपना फेवरेट जनरल बता रहे हैं, तो भारत तो इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी देश के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप पाकिस्तान को गोद में बैठाओ और उसके साथ चाहो कि भारत आपका प्यारा बना रहे या आपके हित साधता रहे। और जो ये करना चाहते थे एक्चुअल में कि चाइना से किसी तरह भारत को भिड़वा दो, तो भारत तो नहीं भिड़ा चाइना से। 4.5 साल तक स्टैंड ऑफ रहा पूर्वी लद्दाख में, अल्टीमेटली वो समस्या का भी समाधान हुआ। डोकलाम में 73 दिन तक आमने सामने सेनाएं रहीं, वहां भी नहीं भिड़े हम आपस में। बल्कि अब हुआ ये है कि रूस, भारत और चाइना RIC जो अभी तक सुप्त अवस्था में था उसको फिर से जिंदा कर रहे हैं। और ब्रिक्स देशों में करीब 80 और देश ऐसे हैं जो क्यू में हैं, जो ब्रिक्स में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि जो ये चालबाजी दिखा रहे थे पाकिस्तान को गोद में लेकर के, वो इनकी सफल होने वाली नहीं है। इस बार इन 3 बड़े देशों में कोई फूट डालने में कामयाब नहीं हुए ये। एक्चुअली ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो रिवर्सल हुआ एंटी इंडिया, 25 साल लगे थे भारत को साथ में लाने के लिए अमेरिका के साथ, स्ट्रेटेजिक विजन की जब बातें की जाती थी, लेकिन वो सारा दिखाने के लिए था। H-1B वीजा जो था वो था भारत के टैलेंट को छीनने के लिए था, ये एक्चुअल रीजंस है। और भारत और चीन को भिड़ाकर और भारत और उन्होंने भारत और पाकिस्तान करना बंद कर दिया था। उनको मालूम था कि भारत को चिढ़ है, लेकिन चीन के साथ चाइना इज द नंबर वन एनिमी, चाइना इज द नंबर वन एनिमी। चाइना, मैंने जब उनका कल्चर स्टडी किया पूरी तरह से, चाइना वाज नेवर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज डेफिनेटली बैड, लेकिन चाइना नंबर वन एनिमी जॉर्ज फर्नांडिस जी ने बोला था, वो उस समय के लिए सही था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना बदला है, स्पेशली जब से भारत ने उनको मात देनी शुरू करी है बॉर्डर के ऊपर। वही एक मात्र है जिसकी वजह से चाइना बदला है। अमेरिका के साथ क्या है कि अमेरिका अभी भी 1945 के एंग्लो सैक्सन पीरियड के जो पीक है उसमें अटका हुआ है, और वो भी गलत इतिहास पढ़ा पढ़ा के, क्योंकि बर्लिन की लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो रशियन सोल्जर्स का बड़ा हाथ था। इन्होंने बॉम्बार्डमेंट बहुत किया था, बट रशियन सोल्जर्स वर द पर्सन हु वर विक्टोरियस। सो अमेरिकन मीडिया ने, जिस तरह हॉलीवुड ने इन लोगों को गलत चीजें दिखाई हैं कि एवरीवेयर अमेरिकन इज ए सेवियर,
उनको ये लगता है कि अभी वो जाके भारत और पाकिस्तान के सेवियर बन गए। ये सारे हॉलीवुड मीडिया से देखकर आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बड़ा अजीब सा कमेंट था कि उन्हें अजरबैजान में और एक ईस्टर्न अल्बानिया में दोस्ती करा दी। अल्बानिया उसको बॉर्डर से नहीं मिलता। अभी वो वार भी उन्होंने रुकवा दिया तो लोग हंसने लगे उनके ऊपर। अभी कॉन्गो और रवांडा की जब बात होती है, उन्होंने पीस कराई वहां पे, वो तो पीस ऑलरेडी थी वहां पे मेन फाइटिंग वाज बिकॉज ऑफ अमेरिका सपोर्टिंग कॉन्गो एंड सपोर्टिंग रवांडा। रवांडा की तो गरीबी अमेरिका की वजह से है। तो इनको कोई इश्यूज नहीं मिल रहे हैं। ये दीज आर ऑल स्टक इन 1945 या उस तरह की टेक्स्ट बुक से लगे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल जो मुनीर है, ये अमेरिका का फैमिली इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा हॉट माइक पे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जब बात करें एरिक ट्रम्प के बारे में और डॉन जूनियर के बारे में, ओके, वो हॉट माइक हुआ। तो ये जो इशू है भारत और पाकिस्तान का, इसको इक्वेट करना अगेन केम फ्रॉम द मागा क्राउड टेक्स्ट बुक्स। मागा क्राउड टेक्स्ट बुक्स में वही है, वी हैव रूल्ड द वर्ल्ड, वी हैव डिफीटेड द वर्ल्ड। मैंने किसी लेक्चर में अमेरिका में बोला था यूनिवर्सिटी में, मेरे को पूछा उन्होंने कि व्हाट हैपेंड इफ इंडिया वाज इन प्लेस ऑफ मैक्सिको। मैंने कहा यू विल बी इन यूरोप, वी वोंट कीप यू हियर, हम लोग लड़ेंगे आपसे, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। तो बट इनके उसमें लगता है कि इन्होंने मैक्सिको को दबा, जैसे उन्होंने ओपनली बोल दिया प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया इज अ ड्रग डीलर, मदुरो इज अ ड्रग डीलर, फिर आपका कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज ए जोक 52nd स्टेट, है ना, और उन्होंने बोला कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट इज रनिंग द ड्रग कार्टेल। अब इस तरह के कमेंट्स देना, वेयर आपको सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को इन्हीं देशों से है। बाय द वे सारे टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड्स इन्हीं कनाडा से आते हैं या फिर मैक्सिको से आते हैं, और दे आर सपोर्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस विच सबको मालूम है अदृश्य राज्य है, वो अमेरिका की परमिशन के बिना नहीं चल सकता। तो सही। तो दैट्स व्हाई ये जो पूरा इशू है विद इंडिया पाकिस्तान, ये प्योरली इज ए मेंटल इमेजिनेशन ऑफ मागा क्राउड, और इसका इनको बहुत बुरी तरह से इनको पे करना पड़ रहा है बिकॉज इंडिया इसने इसको टेकन इट इन ए वेरी डिफरेंट वे इस समय। इसका मेन रीजन आपको समझना पड़ेगा, ये सेम मागा, ये जो मागा की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं, दे आर वेरी वियर्ड। बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। ये बताइए इनकी गलतफहमी दूर क्यों नहीं हो रही है? अभी गाजा समिट के लिए गए थे शर्मल शेख, इन्होंने मोदी जी को बुलाया, नहीं गए। इससे पहले जब G20 में शामिल होने के लिए, G7 में शामिल होने के लिए कनाडा गए थे, उस समय भी इन्होंने कहा कि वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए आप, मोदी जी नहीं गए। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी आपसे सख्त नाराज है, आपकी बयानबाजी से नाराज है। और गाजा समिट में फिर इन्होंने गलत बयानी की। इन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि अब भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं भिड़ेंगे, शांति से रहेंगे। और फिर पीछे मुड़कर के शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। शहबाज शरीफ ही करके मुस्कुरा दिए। उसकी तो औकात ही क्या है शहबाज शरीफ की? वो जाकर के वहाँ इस्लामाबाद में उसको मुनीर की चिलम भरनी है, इसीलिए वो जिंदा है। नहीं तो उसको भी उठा करके वो कभी का जो है इमरान खान की सेना वहाँ जिस तरीके से काम करती है उसी तरह कर सकती है। दूसरे, इन्होंने वॉशिंगटन में कहा कि साहब भारत जो है वो अब रूस से ईंधन नहीं खरीदेगा। सर्जियो गौर ने जो है मुझे बताया है कि मोदी जी आपको बहुत प्यार करते हैं। मतलब या तो कोई आदमी बिल्कुल एकदम बुद्धि से पैदल हो जो इस तरह की बात करेगा, क्योंकि मोदी जी लगातार बहुत टफ संकेत दे रहे हैं इनको, बता रहे हैं कि भाई आप जो हरकतें कर रहे हैं, हम जो एक कूटनीतिक हमारी कल्चर है उसके तहत विरोध व्यक्त कर रहे हैं। आपके हार्ड से हार्ड बयान, गैर जिम्मेदार बयानों के बावजूद मैं चुप हूं। और अभी मैं किसी का पढ़ रहा था, किसी ने कहा है कि ट्रंप की रोज रोज की बकबक, इनके सलाहकारों की बकबक और मोदी जी की खामोशी,
मोदी जी की कूटनीति इन पर कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है, इसके बावजूद ये समझने को तैयार नहीं है। ये बड़ा लज्जाविहीन सोसाइटी है। आप इसको कभी भी, हम लोग को भारतीयों को कभी कभी हमको इवैल्यूएट करते हैं हमारी वैल्यूज से। हमारी वैल्यूज अलग है। जो वो हमको, हमारा दर्द अलग होता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, मालूम है झूठ बोल रहा है। जब वो बोलता है कि माय फ्रेंड मोदी, क्या मोदी जी उसको ऐसे ले लेंगे माय फ्रेंड? मोदी जी उसको डिलीट करके बाहर फेंक देंगे। बट मोदी जी रिप्लाई जरूर करेंगे माय फ्रेंड ट्रम्प, क्योंकि वही शिष्टाचार है। लेकिन दोनों साइड से देखिए, भारत तो रिएक्ट कर रहा है। ये इनको, ये न्यूयॉर्कर एटीट्यूड है। न्यूयॉर्कर में इसका इंग्लिश के शब्द होते हैं ग्लिप टॉकर, स्मूथ टॉकर, शॉर्ट स्मॉल टॉक। ये स्मॉल टॉक है। और फिर वो, अगर आप मोदी जी को फ्रेंड बोलते हैं और भारत को बोलते हैं डेड इकोनॉमी, तो मोदी जी भारत है और भारत मोदी जी है। बिल्कुल। 140 करोड़ की पॉपुलेशन को मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमेरिका तो ऐसा नहीं है। अमेरिका तो कॉलोनी है, सेटलर कॉलोनी है। अब अगर कोई अमेरिका इतना ही बड़ा देश होता, कहाँ है नेटिव अमेरिकन पावर में? कहाँ है इंडियंस पावर में, जिनका 6% ऑफ टैक्सेस देते हैं? कहाँ है इंडियन पावर में? आने ही नहीं देंगे चर्च। ओके, चर्च आने ही नहीं देगा नेटिव अमेरिकन को। कैसे डर डर के रहते हैं, आपको मालूम है? मैं तो एम्बेसडर हूँ उनका। तो कैसे डर डर के रहते हैं, कोई उनकी चोटी ना देख ले। बाल बांधते हैं ना वो पीछे से, कोई चोटी ना देख ले। पुलिस से कैसे बच के निकले। अब चीफ बात कर रहा है, जेरोनिमा का ग्रेट ग्रैंडसन, पुलिस ना देख ले, कैन वी मीट इन हियर। ये ऐसे करके रह रहे हैं। पीने का पानी नहीं है वहां पे, बिजली नहीं है। आप कौन से अमेरिका की बात कर रहे हैं? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं या फिर हॉलीवुड की मूवीज दिखाई दे रही हैं? असली अमेरिका तो रिजर्वेशन जाके देखिए क्या हाल है। पीने का पानी नहीं है। मैं तो रह के आया 2 दिन हफ्ते पहले, पीने का पानी नहीं है। एजेंट ऑरेंज डाल दिया फ्रेश वाटर में, मैं तो अपनी आंखों से देखा, पी नहीं सकता उसको। और बाहर पुलिस खड़ी हुई है, कोई बाहर निकले तो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, मेडल। तो ये व्यक्ति डिल्यूजनल है। और इसको मैंने आपको बताया 45, जयशंकर जी ने बड़े अच्छे शब्द यूज किए, स्टक इन 1945। दैट्स द वर्स्ट डिप्लोमेट कैन से। मतलब कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, हिपोक्रिटिकल हो, आपको इतिहास मालूम नहीं है अभी। तो ये जो डिल्यूजन जो है, पिछले 2 प्रेसिडेंट ने दिखा दिया है। बाइडेन ने दिखाया, इन्होंने दिखाया। अभी तो लोग बाइडेन को अच्छा मानना शुरू कर दिए। जब मैं ये पहले बार बोलता था ना भारतीय मीडिया को कि आप लोग गलत व्यक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हो, ट्रम्प का ग्लोरिफिकेशन भारतीय मीडिया से बहुत ज्यादा आया है। अमेरिका में तो अपोजिशन ज्यादा है उसका, कि अमेरिका, ट्रम्प इज डूइंग दिस, ट्रम्प इज डूइंग दैट। लेकिन ये आपको इनको ऐसा लगता है कि दुनिया इनकी गुलाम है। भारत इनकी वजह से रिच है। भारत इज रिच डिस्पाइट ऑफ देम, इन स्पाइट ऑफ अमेरिका। ये बोलने की जरूरत है हम लोगों को कि वी आर रिच डिस्पाइट ऑफ यू, इन स्पाइट ऑफ यू, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन। द ओनली थिंग अमेरिका हैज प्रोवाइडेड इज, जिससे उसने पैसा कमाया है, वो रिजर्व करेंसी। अभी भी 50% रिजर्व करेंसी है। और चाइना के साथ जो इनका जो जो वेनेजुएला का एक्शन है, वो चाइना के विरुद्ध है। बिकॉज अगर वेनेजुएला का जैसे वो ऑयल सप्लाई कंट्रोल करते हैं, चाइना इज द बिगेस्ट बायर ऑफ दैट ऑयल, उसके सारे शिप्स रुकने वाले हैं। सो ये युद्ध थोड़ा जो साउथ अमेरिका का इस बार बड़ा चलने वाला है, क्योंकि बोलिवारियंस आर नोन टू रेजिस्ट स्ट्रांगली। और उनका उनका जो इम्पैक्ट होता है 6 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका में है। तो वेनेजुएला के से इनके 2 टारगेट, मतलब इतना बेवकूफ प्रेसिडेंट मैंने अभी तक देखा नहीं दुनिया में, कि जो कि मतलब कुछ भी बातें कर रहे हैं, किसी से भी बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब लोग अच्छा मान रहे हैं। और आपने इनकी कैबिनेट मीटिंग तो देखी होंगी, ऐसा लगता है किचन में सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, अभी कोई चाय बनाएगा, कोई कॉफी बनाएगा। तो सीरियसनेस इज गॉन, इंस्टीट्यूशनलिज्म हैज गॉन, क्योंकि वो कभी था ही नहीं। अगर होता, हमने इनको ठीक से पढ़ा नहीं। मैं तो अभी नॉर्मन डेविस की पुस्तकें पढ़ रहा था, मैं सब बहुत पुस्तकें मैंने देखी इनकी। सीरियसनेस कभी था ही नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की कोई क्वेश्चन कर सकता है। द ओनली सेन प्रेसिडेंट दे हैड वाज जॉन एडम्स, व्हिच वाज सेकंड वन। और वो उपनिषदों का पढ़ा ज्ञाता थे, वो संस्कृतिस्ट थे। तो उसके अलावा तो कोई सीरियस प्रेसिडेंट आज तक मुझे दिखा नहीं यहाँ पे। आप कोई एंड्रू जैक्सन की बात करें तो कितनी हत्याएं की उन्होंने,
जॉर्ज वॉशिंगटन ने तो किया था कि नेटिव्स को हटा दो, इनको जरूरत नहीं है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन इसलिए इनकी बात पे विश्वास करना वाज इज ए वेरी, इनकी प्रेज पे विश्वास करना, इनके क्रिटिसिज्म पे विश्वास करना इज वेरी डेंजरस फॉर एनीबॉडी। नहीं, मुझे लगता है कि भारत तो इनकी असलियत अब जान चुका है और भारत के पास एस जयशंकर जैसा विदेश मंत्री और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जो बहुत जल्दी चीजों को समझ भी लेते हैं और फिर दूरी बनाने में भी सक्षम है, किसी कंफ्यूजन के शिकार नहीं रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कार्यकाल पूरा होने तक अब ये नरेंद्र मोदी के वैसे मित्र बन पाएंगे जैसे पहले कार्यकाल में थे। एक्चुअली क्या था, मैं इनके हाउडी मोदी इवेंट में भी था। मैं, मोदी जी इनको तभी भाप गए थे। रिमेम्बर वन थिंग, कि जब वो उसके राउंड्स ले रहे थे और नीचे जब आके बैठते हैं वो, तो मोदी जी ने बोला माय फ्रेंड ट्रम्प, और उन्होंने वहां पे थोड़ी देर रुक गए, फिर वो बोलते हैं मे बी गुड फॉर इंडिया। ऐसा उनका आपस में बात हुआ था, वो अमेरिकन मीडिया में बहुत छपा था। तो ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आता, उनको 25 साल का गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, लेकिन गलती हमारे मीडिया की हुई जो इसको ठीक से इसका हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि मीडिया ने इनको ऐसा बता दिया कि बस ये आ गए तो सब कुछ बदल जाएगा। बट इसकी इनकी पॉलिसीज निक्सन जैसी पॉलिसीज रही है, जिनको निक्सन को तो इंदिरा गांधी ने वार्न किया था कि ये भारत है 10 टाइम्स बिगर देन वियतनाम, तब बोला था 71 में। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।